एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। एक अलग सा इमोशन कनेक्ट कर पाते हैं वो अपने माँ के साथ। लेकिन क्या कोई लड़का, क्या कोई मर्द अपनी माँ के लिए, अपनी मदर के लिए इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो सकता है कि वो अपनी माँ का ही खून कर दे, या फिर अपने पिता का खून कर दे, या फिर अपने भाई का खून कर दे? आज की कहानी कुछ इसी तरीके की रहने वाली है। आज की कहानी के जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी माँ से इतने ज़्यादा अटैच हैं कि वो अपने ही घर वालों का कत्ल कर देते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो सीधे कहानी पे कूदते हैं। बात है साल 2003 की। साल 2003 में वेस्ट बंगाल के मिदनापुर से कुछ अजीबोगरीब केसेस सामने आ रहे थे। चोरी के, डकैती के, कुछ रेप के भी केसेस सामने आ रहे थे। कुछ ऐसे केसेस जिसमें कहीं ना कहीं कुछ बदमाश जो है लोगों को वहाँ पे परेशान कर रहे थे। और इन सब में वहाँ पे एक नाम बहुत ज़्यादा कॉमन था। वो नाम था शेख राजू का। शेख राजू को लेकर के पुलिस काफ़ी ज़्यादा कोशिश में थी कि भाई इसको पकड़ा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गिरोह का लीडर टाइप से था। एक समय के बाद इसको पकड़ा जाता है। फरवरी के महीने में शेख राजू को धर दबोचा जाता है वेस्ट बंगाल के पुलिस के द्वारा। इसके बाद इसको मिदनापुर के जेल में भी भेज दिया जाता है। तकरीबन 3 महीने ये जेल में बिताता है। उसके बाद जेल के अंदर जो जेलर होता है उसकी तब्दीली होती है। एक नया जेलर उस जेल में आता है। जब नया जेलर आता है तो वो चीज़ नोटिस करता है कि मैंने इस कैदी को कहीं ना कहीं देखा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है। वो उससे पहले अलीपुर जेल में था, वो जो जेलर था। उसने उसके बाद शेख से पूछा कि भाई शेख राजू, तुम लगते नहीं हो कि तुम शेख राजू हो, तुमको मैंने कहीं ना कहीं पहले भी देखा हुआ है, तुम्हारा नाम कुछ और है। चीज़ें खटक चुकी थी जेलर के दिमाग में। शेख राजू कहता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम शेख राजू ही है और मेरी आइडेंटिटी यही है। उसके बाद जेलर का दिमाग तो भाई ठनक चुका था। वो रिसर्च पे लग गया कि आखिर ये बंदा है कौन। जेलर जो है उसका यही काम होता है कि आप अपने जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उन सभी की डिटेल्स रखो, उन सभी के बारे में जानो, पता करो, और किस तरीके से क्या क्या अपराध हैं उनके, सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ। तो वो शेख राजू के बारे में चीज़ें खंगालता है तो उसको पता चलता है कि शेख राजू असल में शेख राजू है ही नहीं, उसकी असली आइडेंटिटी तो सजल बरुई के नाम से है। आखिर सजल बरुई कौन है और इसकी क्या कहानी है, पूरी वीडियो इसी के अराउंड रहने वाली है। सजल बरुई एक ऐसा नाम जो कि साल 2003 में जब इसको पकड़ा गया उससे 10 साल पहले 1993 में एक बहुत बड़ा नाम था पूरे भारत के अंदर। सजल बरुई ने कुछ ऐसा किया था जिससे पूरा भारत सन्न रह गया था। चलिए आपको 1993 लेकर चलता हूँ। 1993 में नवंबर का महीना था। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जो कि जिला है उसके डमडम इलाके में एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर एक परिवार रहता था, बरुई परिवार रहता था, जिसमें टोटल 4 मेंबर्स थे। एक पिताजी थे, एक माताजी थी और 2 बच्चे थे, और एक बच्चा उन्हीं में से सजल बरुई था। सजल बरुई दोनों भाइयों में बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि सजल के पिता असली थे लेकिन उसकी माताजी सौतेली थी। उसके पिता ने 2 शादियां की थी। उसकी पहली माँ को उसके पिताजी ने छोड़ दिया, लेकिन सजल को उन्होंने अपने साथ रखा। उनकी माँ को उन्होंने कस्टडी नहीं दी। सजल बचपन से ही उनके साथ रहे, लेकिन उनके मन में हमेशा से एक चीज़ खटक गई कि मेरी माँ के साथ बहुत गलत हुआ। मेरी माँ को मेरे पिताजी ने, मेरे बाप ने वो अधिकार नहीं दिए जो उनको मिलना चाहिए था। जो चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं वो उनको नहीं मिली, और कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके दिल में रह गई कि भाई जो चीज़ मेरी माँ को मिलना चाहिए था वो इस औरत को, यानी कि उनकी स्टेप मदर को, उनकी सौतेली माँ को आखिर कैसे मिल रहा है। जो चीज़ें उनकी हैं, उनके सगे भाई की हो सकती थी, वो उनके सौतेले भाई की आखिर कैसे हो गई। ये सब चीज़ें सजल उस उम्र में सोच रहे हैं जिस उम्र में बच्चे अक्सर खेल कूद से आगे नहीं बढ़ पाते। उस दौरान सजल की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल था। 16 साल की उम्र में ऑब्वियसली वो स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। सजल का संग भी उस समय कुछ ऐसा ही था। उनके दोस्त भी कुछ ऐसे ही थे जो उनको भड़काने का काम करते थे। तकरीबन 5 दोस्त थे सजल के और छठा सजल था। तो कुल मिलाकर के ये 6 दोस्त ये डिसीजन लेते हैं कि भाई उनके माँ के साथ जो कुछ किया है उनके पिताजी ने, इसका वो बदला लेंगे, इसका वो एक्शन लेंगे। और यही चीज़ करने के लिए वो पूरी प्लानिंग करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो प्लानिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई वो अपने घर वालों के ऊपर हमला करेगा। वो धारदार हथियार खरीदता है, खंजर खरीदता है, चाकू खरीदता है, जितनी धारदार चीज़ें हो सकती थी, रस्सी खरीदा जाता है, और जिसके बाद प्री प्लान तरीके से एक अटैक को प्लान किया जाता है। 22 नवंबर 1993 का दिन आता है। ये वो दिन था जो दिन सजल बरुई के कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए भारी साबित होने वाला था।
शाम के 7:30 बज रहे थे। सजल बरोई की माताजी, सौतेली माताजी, घर में बैठ करके टीवी का आनंद ले रही थी। लेकिन उसी समय सजल घर में घुसते हैं। वो अपनी माँ के मुंह पे कपड़ा रखते हैं, उनको बेहोश करते हैं। इतने में उनके बाकी दोस्त आते हैं और उनको एक कमरे में ले जा करके कुर्सी पर बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद उनका भाई आता है। उनके भाई को भी इसी तरीके से बेहोश करके एक कुर्सी में दूसरे कमरे में बांध दिया जाता है। अब दोनों अलग अलग कमरे में बंद चुके थे, लेकिन अभी तक किसी को भी इनमें से किसी ने भी कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। बस उनको रस्सी से बांध के रखा हुआ था। रात के 12 बजते हैं। सजल के पिताजी भी अब घर पर आ चुके थे और उनका भी वही हश्र होता है जो उनकी माता और उनके भाई का किया गया था। उनको भी सेम उसी तरीके से पकड़ लिया जाता है और बांध दिया जाता है। और यहाँ शुरू होता है असली खेल। अब सजल अपनी स्टेप मदर, अपनी सौतेली माँ का गला घोंटने की कोशिश करता है। गला घुटने की वजह से उनकी माँ तुरंत मौत के घाट उतर जाती हैं। इसके बाद वो अपने भाई की तरफ आगे बढ़ता है। उसके भाई को भी वो मौत के घाट उतार देता है। वो सब मिलके उसका भी गला घोंट देते हैं। अब अपने पिताजी की तरफ वो आगे बढ़ता है। अपने पिताजी को भी वो गला घोंट के मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से वो गला घोंट के नहीं मार पाते हैं। जिसके बाद जो वो धारदार हथियार लेकर आते हैं उसको काम में लाया जाता है और धारदार हथियार से उनके ऊपर बहुत बार हमला किया जाता है। इसके बाद वो ऑन द स्पॉट ही अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद उन सबकी हिम्मत देखिए, जितने भी दोस्त थे, 5 दोस्त, छठा सजल, वो सब मिल करके पहले वहाँ पे सफाई करते हैं। जितने भी हथियार थे उन सभी को बड़े शान से डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा जाता है। फ्रिज को खोला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली रात के 2:30-3 बज चुके थे, तो सबको अब ठीक ठाक भूख भी लग रही थी। आराम से फ्रिज से खाना निकालते हैं और उसको खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो भी उसके पैसे बनते हैं वो उसी टेबल पर रख देते हैं। अब इस बात को नोट करिएगा कि इन्होंने ये पैसे टेबल पे रखे थे। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसे इस टेबल पे क्यों रखे गए थे। जिसके बाद अब जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे प्लान में और तब्दीली होती है। सजल अपने दोस्तों को कहता है कि भाई अब एक काम करो, तुम लोग मुझे भी बांध दो और उसके बाद तुम लोग यहाँ से चले जाओ। प्लान के अकॉर्डिंग यही चीज़ होती है। सजल के दोस्त उसको भी थोड़ा बहुत मारते पीटते हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ, उसके साथ भी बदमाशों ने कुछ गलत किया है, और उसको बांध के वहाँ पे कुर्सी पे छोड़ दिया जाता है और बाकी सारे दोस्त एक एक करके अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। बात करें तो दोपहर 12 बज चुके थे। अभी तक सजल ने कोई भी हरकत नहीं की थी, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद वो चिल्लाना शुरू करता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और तब ये चीज़ दिखता है कि सजल के परिवार के सभी लोग मौत के घाट उतर चुके हैं और सजल कहीं ना कहीं जिंदा बच चुका है। पुलिस को भी ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी सी ज़रूर लगती है। जब सजल से पूछताछ शुरू होती है तो वो कहता है कि घर में 7 बदमाश आए थे जिन्होंने लूट के, डकैती के इरादे से ये चीज़ की और उन्होंने उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। उसको भी मारा, लेकिन उसको बुरी तरीके से नहीं मारा, उसको जान से नहीं मारा। अगला दिन था, वर्किंग डे था, तो सजल के 5 दोस्त स्कूल भी पहुंच चुके थे। लेकिन पुलिस का शक अब और ज़्यादा गहराता जा रहा था क्योंकि सजल जिस तरीके की बातें कर रहा था उससे पुलिस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी। उसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जाती है तो सजल सच में सच्ची चीज़ें बता देता है, असलियत उगल देता है। सजल सीना चौड़ा करके कहता है कि हाँ, मैंने मारा है उन लोगों को जिसने मेरी माँ को वो अधिकार नहीं दिए जो कि वो डिजर्व करती है। सोचिए, एक लड़का 16 साल का, इसके मन में इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो गई कि उसके पिता ने उसकी माता के साथ कुछ गलत किया और ये चीज़ें इस लेवल तक पहुंच गई कि उसने अपने ही पिता, माता और अपने ही भाई की जान लेने के बारे में चीज़ें सोच ली। चीज़ें इतनी प्री प्लान तरीके से की गई कि कहीं भी इस तरीके से लगा ही नहीं कि एक 16 साल का लड़का इन सब इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने ये सब सुनने के बाद आगे उसको कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई, जी हाँ, लोअर कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। अब यहाँ पे बात चल रही है जुवेनाइल उस समय एक्ट में जो सजा की उम्र थी वो 16 साल की थी, जिसको बाद में साल 2000 में आकर के 18 साल पे कन्वर्ट किया गया था। जब पूरा डिस्कशन चल रहा था जुवेनाइल एक्ट के ऊपर तो इस वाले इंसिडेंट को भी उसमें कंसिडर किया गया था। उसमें यह भी कहा गया था कि एक 16 साल का लड़का किस तरीके से चीज़ों को प्री प्लान करके अटैक करता है, तो इस हिसाब से ऑब्वियसली 16 साल की जो उस समय एज लिमिट तय की गई थी वो कहीं ना कहीं बेहद सही थी जुवेनाइल एक्ट के तहत सज़ा देने के लिए। लेकिन बाद में और इसमें कुछ कंसिडरेशंस किए गए जिसके बाद एज को 18 साल कर दिया गया था। उम्र कैद जब इसको मिल गई थी, जब ये अलीपुर के जेल में रह रहा था, उस दौरान मतलब लगातार शैतान का दिमाग है, कितना ही आप खाली कर लोगे लेकिन वो चलेगा तो चलेगा। इसने कुछ प्लान्स बनाए। उसने वहाँ पे जेलर को कहा कि भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे को मतलब डॉक्टर के पास जाना है। इस तरीके की उसने चीज़ें कहीं
हॉस्पिटल उसको लेकर जाया गया, उसकी कुछ मेडिकल टेस्ट हुए तो पता चला कि हाँ उसकी किडनी में कुछ ना कुछ समस्या है। जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया कुछ दिनों के लिए। कुछ समय तक उसके पास लगातार 2-2 गार्ड्स रहते थे, 2-2 पुलिस वाले रहते थे। उसने पुलिस वालों से अच्छी खासी बना ली थी। वो लगातार हॉस्पिटल में ही बियर वगैरह मंगाया करता था और वहीं पे पार्टी किया करता था। उसके दोस्त भी आते थे साथ में, पुलिस वाले भी उसके साथ घुल मिल गए थे। एक दिन उसने इन सब मौकों का फ़ायदा उठा करके उसी बियर में नींद की गोली मिला दी, जिसके बाद उसे पी करके जो पुलिस वाले थे वो बेहोश हो गए। मौका देख के सजल बरोई वहाँ से फरार हो जाता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ साल 2001 की। जिसके बाद वो सीधे पहुँचता है मुंबई में उसे एक लड़की से प्यार होता है, दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद साल 2002 में वो वापस से वेस्ट बंगाल आता है। वहाँ पे नन्हे नाम का उसका एक बेटा भी होता है। वो अपनी पत्नी को अपने एक रिलेटिव के पास छोड़ के आसनसोल में छोड़ता है उसको, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। एक बार फिर से अब वो उसी काम पे लौट चुका था जिसमें वो पहले था। एक बार फिर से वो क्राइम की दुनिया में लौट चुका था। वो वहाँ पे बहुत रिसर्च करता है कि छोटे मोटे यहाँ पे क्राइम गैंग्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। फिर चोरी, डकैती, रेप, मार पीट, यही सब चीज़ें वो एक बार फिर से शुरू कर देता है। और उसके बाद साल 2003 में उसको पकड़ा जाता है और वो कहानी घटित होती है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताई थी। वो जेलर उसको पहचान लेता है और एक बार फिर से उसको वापस अलीपुर के जेल में भेज दिया जाता है। अब आपको मैंने इस वीडियो के दौरान कहा था कि उसने टेबल के ऊपर कुछ पैसे रखे थे अपने दोस्तों के साथ जब उसने खाना खाया था फ्रिज से निकाल के। वो इसलिए रखे थे क्योंकि वो माइकल डगलस का बहुत बड़ा फैन था। वो हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। माइकल डगलस ने अपनी एक फिल्म के दौरान ऐसे ही विलन को मारने के बाद एक कोक खरीदी थी और उसको पिया था, और उसके बाद उसके पैसे जहाँ पे उसको मारा था वहीं पर रख दिए थे। उसने उसी सीन से इंस्पिरेशन लेने के बाद जो उसने खाना खाया था उसके पैसे उसी टेबल पर रख दिए थे। मतलब सोचिए, एक 16 साल का लड़का किसी चीज़ को कितने ज़्यादा प्लानिंग के साथ कर सकता है, क्राइम को अंजाम दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पुलिस के सामने आकर इतनी खुले तरीके से ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मेरी माँ के साथ किसी ने गलत किया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। इसके बाद साइकियाट्रिस्ट ने पूरी एक टीम बनी जिसने उनके दिमाग के ऊपर स्टडी किया, लेकिन इन सब का कोई भी नतीजा निकल कर नहीं आया। एंड में जाकर के सभी केसेस की तरह इसमें भी वही हुआ, उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन एट द एंड आप किसी भी क्रिमिनल के माइंड को नहीं बदल सकते हैं। एक क्रिमिनल जब क्रिमिनल बन जाता है उसके बाद किसी भी तरीके की आप उसमें तब्दीलियां नहीं लेकर आ सकते हैं। आज की कहानी यहीं तक थी। ऐसे ही और कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जितने भी वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखें, ज़रूर लाइक करें, और लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस इंसिडेंट को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन भी ज़रूर रखिएगा।